आज विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ धाम के शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं, तो आज एक अलग ही नजारा यहां देखने को मिला। बिल्कुल, और इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया। अब कपाट बंद होने के बाद अगले 6 महीने तक बाबा केदार अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर में निवास करेंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ इस पवित्र पावन प्रक्रिया को संपन्न किया गया और बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस पल के गवाह बने। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया और करीब 2500 से ज्यादा तीर्थयात्री यहाँ मौजूद थे। इस दौरान सेना की भक्तिमय धुनों ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। कपाट बंद करने से पहले बाबा केदार के स्वयंभू त्रिकोणीय आकार के लिंग को समाधि दी गई। फिर बाबा केदार के जयघोष के साथ बाबा की डोली उठी। डोली के साथ हजारों भक्त पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। अगले 6 महीने बाबा केदार अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर में निवास करेंगे। मान्यता है कि शीतकाल के 6 माह के प्रवास के दौरान देवता बाबा केदार की पूजा अर्चना करते हैं। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी डोली अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए रवाना हो गई है। 16 नवंबर को पंचमुखी डोली गुप्त काशी पहुंचेगी और 17 तारीख यानी शुक्रवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति शीतकालीन पूजा स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंचेगी। यहाँ रोजगार और पर्यटन के लिहाज से गुड न्यूज ये भी है कि यहाँ हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। इस बार बाबा केदारनाथ की यात्रा ऐतिहासिक रही। पहली बार 19.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। केदार घाटी में आस्था उत्सव के मेले को चंद महीने का विराम जरूर मिला है, लेकिन भक्तों की उमंग उत्साह में कोई कमी नहीं और अगले साल बाबा केदार के दर्शन की लालसा के साथ इन भक्तों ने अपने आराध्य को पूरे विधि विधान के साथ विदाई दी। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। भले ही केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बाबा केदार की महिमा और लीला निराली है। तभी तो इस साल केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और ये भक्तों का आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए आपको केदारनाथ धाम की महिमा दिखाते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान बाबा केदार की महिमा ही है, जिनके दर्शन करने मात्र से 4 धाम में से एक धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। तभी तो हर साल 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भोलेनाथ की भक्ति का ये धाम खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के साथ ही तमाम पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। इस धाम की महिमा अपार है। पुराणों में वर्णन है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग नहीं बल्कि बैल के पिछले हिस्से के आकार के शिवलिंग की पूजा होती है। कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों की तपस्या करने के बाद शिवजी ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। हालांकि पांडवों ने भोले बाबा से वहीं पर बस जाने का आग्रह किया तो शिवजी बैल के रूप में इसी स्थान पर बैठ गए। इसी कारण यहाँ पर शिवलिंग बैल की पीठ के जैसा दिखता है। प्राचीन युग से ही केदारनाथ हिंदू आस्था का पवित्र केंद्र रहा है। इसके आसपास बर्फ से ढकी ऐसी पहाड़ियां हैं जो हैरान कर देती हैं। लेकिन केदारनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या महिमा है? पौराणिक ग्रंथों में इसको लेकर भी एक कहानी प्रचलित है। एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर नारायण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज की चाहत नहीं, बस आप यहाँ आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट करने का वरदान दिया।
और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहां पर केदार नामक राजा का सुशासन था और भूमि का ये हिस्सा केदार खंड कहलाता था। तो इस प्रकार से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा गया। हालांकि आधुनिक युग में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की और उसके बाद उन्होंने यहीं समाधि भी ली। फिलहाल तो हिंदू धर्म की मान्यताओं में केदारनाथ धाम आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। सदियों से आस्था और विश्वास के इस धाम में भक्ति की अलख यूं ही जगमगा रही है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको यमुनोत्री धाम लिए चलते हैं। यहाँ मंत्रोच्चार के बीच यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस पावन अवसर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में मौजूद रहे। बिल्कुल, हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस साल यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने से पहले करीब 7 लाख भक्तों ने यहाँ पर दर्शन किए। बोलो यमुना मैया की, बोलो यमुना मैया की। मां यमुना का जयकारा। उत्तरकाशी में पावन पवित्र धरा। विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच आज यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस दौरान मां गंगा और मां यमुना के जयकारों से धाम गूंज उठा। इस दौरान हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साक्षी बने। यमुनोत्री धाम के कपाट अभिजीत मुहूर्त और मकर लग्न में बंद हुए। ये मुहूर्त बहुत शुभ माना जाता है। इससे पहले यमुना जी को लेने भाई शनिदेव की उत्सव डोली 8:30 बजे खरशाली गांव से यमुनोत्री के लिए रवाना हुई थी और पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए अगले 6 महीने तक के लिए कपाट बंद कर दिए गए। उत्सव डोली यात्रा के दौरान भक्तों का जोश और उत्साह भी देखते ही बना। श्रद्धालुओं का कारवां डोली के साथ साथ चल रहा था। जगह जगह लोग मां की भक्ति में लीन नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री के दर्शन किए। भले ही अब शीतकाल के लिए कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात गंगोत्री धाम की। यहाँ भी भक्तों का उत्साह और हुजूम देखते ही बन रहा है। मंगलवार को गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए। कपाट बंद होने के मौके पर आपको बता दें काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारे के साथ मां गंगा की डोली को उखी मठ के लिए रवाना किया गया। हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे। भगवान की ये डोलियां जब भी जहाँ जहाँ निकलती हैं, तब तब उस वातावरण में दिव्यता का एहसास होता है। यहाँ भी मानो माँ गंगा अपने भक्तों को प्यार भरा आशीर्वाद देकर जा रही हैं। ये मौका माँ गंगा को समर्पित गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का है, मगर जो भक्तों की भीड़ और उनकी माँ की डोली को विदा करने की परंपरा है, वो खुद में भव्य और आंचलिक संस्कृति की एक अनोखी और निराली मिसाल है। माँ गंगा की डोली को विदा करने वाली ये भावुक तस्वीर अन्नकूट पर्व की है, जब मंगलवार दोपहर 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट को परंपरागत तरीके से बंद किया गया और सजी सवरी माँ गंगा अपने भक्तों के जयकारों के बीच शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना हुई। इससे पहले करीब 10:15 बजे माँ गंगा के मुकुट को उतारा गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने निर्वाण के दर्शन किए और माँ गंगा की मूर्ति का महाभिषेक किया गया। इस बीच पूरा मंदिर परिसर वेद मंत्रोच्चार से गूंज उठा। वहीं इसी दौरान सेना का पारंपरिक लोक गीतों वाला मधुर बैंड भी पूरे माहौल को ऊर्जा और आस्था से सराबोर कर दे रहा है। सेना के बैंड के साथ शामिल हुए जवान ही मां गंगा की डोली को मुखबा लेकर आए। अब अगले 6 महीने देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखी मठ यानी मुखबा में कर पाएंगे। गंगोत्री से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के रंग दिखाते हैं। इस ट्रेड फेयर में भारत समेत 13 देशों के 3,500 एग्जीबिटर्स शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि मेले में कई जगहों पर रंग बिरंगी संस्कृति दिख रही है, तो कई देशों के स्टॉल पर खास प्रोडक्ट्स की बिक्री भी देखी जा रही है। खास बात यह है कि इस मेले में 19 नवंबर से आम लोगों की भी एंट्री शुरू हो जाएगी। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है। अभी इसका आगाज हो रहा है और आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी ये दिल्ली के प्रगति मैदान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये एक ऐसा मंच होता है जहां पर देश विदेश के तमाम व्यापारी पहुंचते हैं अपना प्रोडक्ट लेकर। देश के सभी राज्य और यूटीज भी वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपना कल्चर लेकर, अपना प्रोडक्ट लेकर यहाँ पहुँचते हैं और दुनिया भर के व्यापारियों के सामने वो अपने प्रोडक्ट को रखते हैं। इस एक मंच पर आपको इस बार 13 से ज्यादा व्यापारियों से मिलने का मौका मिलेगा, 13 से ज्यादा देशों के व्यापारियों से मिलने का मौका मिलेगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है और हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक ये ट्रेड फेयर चलेगा। हालांकि 18 नवंबर तक ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होगा, सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स के लिए होगा, सिर्फ उनके लिए होगा और 19 नवंबर से ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में दुनिया के 13 से ज्यादा देश पहुंचे हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं थाईलैंड के एक पवेलियन में और यहाँ पर कुछ थाईलैंड की जो महिलाएं हैं वो अपना प्रोडक्ट लेकर आई हैं। उनके सूट्स हैं और कुर्तियां हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैं थाईलैंड के, लेकिन हिंदी अच्छी बोलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर जो भी इनके प्रोडक्ट्स दिखाई पड़ेंगे वो बहुत कम पैसों के दिखाई पड़ेंगे। खास चीजें हम क्या दिखा सकते हैं? सबसे पहले तो आप इस तरफ हमारा विंटर वेयर दिखा दीजिए। ये जो दिल्ली के जो पब्लिक है उनका ये फेवरेट प्रोडक्ट है विंटर वेयर। ये 1000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे पास 500 के रेंज में कुर्ती दुपट्टा है। इसका जो फैब्रिक है ये प्योर स्पन कॉटन है, तो ये गर्मियों के हिसाब से बहुत सही है। प्लस हमारे पास साइजेस भी मिल जाएंगे मीडियम से लेके ट्रिपल एक्सएल तक। बाकी आप ये वाला देख सकते हैं, ये थाईलैंड का पार्टी वेयर ड्रेस है। ये भी 1500 के रेंज में है। देन हमारे पास इस साल का जो एकदम ट्रेंड सेटर पीस है कॉट सेट्स, वो भी हमारे पास है, तो इसमें भी काफी सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे। अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। भारत में भी कई लोग अफगानिस्तान को, खासकर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को पसंद करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में भी अफगानिस्तान के ये व्यापारी पहुंचे हैं अपने ड्राई फ्रूट्स लेकर, यहाँ का स्वाद भारत को देने और अपने लिए कुछ व्यापार वो यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। हमारे साथ अकबर हैं, उनसे बात करते हैं। पहली बार आए हो आप या फिर पहले भी आते रहे हो? नहीं है, हम हर साल आते इधर सर। हाँ सर। कौन सा साल है आप? ये दूसरा साल है हमारा। हाँ जी। क्या कुछ खास है आपके ड्राई फ्रूट्स में? ड्राई फ्रूट्स तो पूरी दुनिया में बिकते हैं, अफगानिस्तान का अलग? अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट सबसे अलग होता है सर। जो भी ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, मामरा बादाम है, सब चीज़ डिफरेंट होता है अफगानिस्तान का सर। इसीलिए तो अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट में इतना नाम है सर। बिजनेस के लिहाज से कैसी जगह लगती है आपको इंडिया? इंडिया तो बहुत अच्छी जगह है बिजनेस के हिसाब से। हाँ जी, ये बात तो मानता हूँ मैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा जगह है अगर जो करना चाहे बिजनेस। पहले आप लोग आए तो कैसा रिस्पांस रहा? अच्छा रिस्पांस रहा। इधर तो प्रगति मैदान में तो अच्छा रिस्पांस आता है, इसीलिए तो सब लगाते हैं। आपको बता दें कि शिमला में व्यापार मेले की रौनक देखते ही बन रही है। यहां पर लावी अंतर्राष्ट्रीय मेले का शानदार आगाज हो गया है। 400 साल पुराने इस मेले में लोक संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम नजर आ रहा है। इस मेले में भारत तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूती मिल रही है। साथ ही इस मेले में आधुनिक प्रोडक्ट्स के साथ साथ पहाड़ी उत्पादों की डिमांड भी बढ़ गई है। उत्साह और उमंग। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय लावी मेला के रंग। संस्कृति और आस्था का ये समागम हिमाचल की खूबसूरत वादियों में और भी चार चांद लगा रहा है।
रामपुर में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय लावी मेले का शानदार आगाज हो गया है। मेले की शुरुआत में हिमाचल की लोक संस्कृति और परंपरा की झलक साफ नजर आई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुति से मेले में समा बांध दिया और इस मेले को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। जो हमारी यहाँ की वेशभूषा है, यहाँ की खान पान है, उसके ऊपर हमें सदा गर्व होना चाहिए। इस मेले में न सिर्फ पारंपरिक उत्सव के रंग दिखाई दिए, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्तों का भी अटूट संबंध नजर आया। ये मेला उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक मेलों में से एक है, जो पिछले 400 सालों से ऐसे ही परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस मेले में देश के आधुनिक उत्पादों की भी बिक्री होती है, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के पारंपरिक उत्पाद भी बेचे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लावी मेले से भारत और तिब्बत के बीच कारोबारी रिश्ते तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही लोगों के बेहतर कारोबार और व्यापार के व्यापक रास्ते भी खुलते हैं, जिससे कारोबार को बल और विकास को नई रफ्तार भी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ की। छठ की छटा बिखरने के लिए तैयार हो रही है। जी हां, बिहार और पूर्वी यूपी समेत देश के कई राज्यों में छठ की खास रौनक देखने को मिल रही है। छठ पूजा को लेकर नदियों और तालाबों के किनारे घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। 17 नवंबर से शुरू होने वाले छठ को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। दिल्ली के ITO घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ समिति के जो घाट हैं उन पर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। अलग अलग टेंट और जो है वो लगाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल पाउंड जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो छठ व्रती यहाँ पर आ सके तो वो उगते सूरज और ढलते सूरज को जो है वो अर्घ दे सके। मौजूद हूँ कालिंदी कुंज के घाट पर। हालांकि दिल्ली सरकार अब छठ का आयोजन नहीं कर रही है, लेकिन जिस हिस्से में हम मौजूद हैं ये यूपी का हिस्सा है और यहाँ पर बीते 19 सालों से छठ का आयोजन हो रहा है और एक समिति है जो कई सालों से छठ का आयोजन भी करती है और यहाँ पर पूरी तैयारियां भी करती है, जिसमें स्थानीय जो प्रशासन है वो भी मदद करती है। फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो आपको तस्वीरों से ये जरूर नजर आ रहा होगा कि ट्रैक्टर चलाया गया है और सफाई का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि ये घाट आम दिनों में काफी गंदा हो जाता है, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पर सफाई का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। अगर पीछे आपकी नजर जाए तो आप देखेंगे कि अब टेंट लगाने का काम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि छठ के अगर काउंटडाउन की बात करें तो छठ बिल्कुल नजदीक आ गया है। 4 दिन का ये पर्व होता है, जिसमें अब ये कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे बाकी है। केवल दिल्ली ही नहीं, पटना हो या फिर मुजफ्फरपुर, इन दोनों ही जगहों पर घाटों की साफ सफाई का काम कई जगह पर जारी है। राजधानी पटना के दीघा घाट का ये नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरीके से छठ पूजा को लेकर घाटों को जो है वो तैयार किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। और इस पूजा के दौरान जो घाटों पर सबसे विशेष बात का ख्याल रखा जाता है वो है बैरिकेडिंग, क्योंकि नदी जो है वो कुछ ही दूर आगे जाने के बाद गहराई ज्यादा होती है इस नदी की। छठ घाट है मुजफ्फरपुर का और ऐसे में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छठवर्ती और आसपास के लोग और कई मोहल्ले के लोग छठ व्रत करते हैं। वैसे मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हजारों की संख्या में लोग छठ व्रत करती हैं और ऐसे में वहाँ पर प्रशासन, जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैदी से तैयारी कर जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर शहर स्थित विभिन्न तालाब पोखरों के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी के छठ घाट को भी तैयार कराया जाएगा कि छठ में किसी तरीके की परेशानी छठवर्ती और स्थानीय को नहीं हो। इसको लेकर के प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगे हुए ताकि छठ को, लोक आस्था का महापर्व जो छठ है, इसे बेहतरीन तरीके से मनाया जा सके और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सूर्य उपासना के महापर्व की तैयारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी जोरों पर है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के बाण सरोवर तालाब के आसपास और घाटों के रंगरोगन का काम जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ छठ पूजा करने वालों की सुविधा के लिए बाकायदा घाटों का टोकन दिया जाता है। छठी मैया और सूर्य की उपासना का छठ पर्व लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली मुंबई, इस महापर्व को लेकर कमोबेश माहौल एक जैसा ही है। यही नहीं, देश के साथ साथ विदेशों में भी अब छठ का उल्लास लोक आस्था के इस महापर्व को दर्शाने के लिए काफी है।
इसलिए अब इंतजार है उस पल का जब आस्था से सराबोर छठ की छटा और उसका उल्लास इन सभी जगहों पर देखने को मिलेगा। पटना से अनिकेत कुमार, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, चंदौली से उदय गुप्ता, दिल्ली से सुशांत मेहरा और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको विदेशी सरजमी पर हिंद की ताकत दिखाते हैं। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना ने अपना जलवा दिखाया और दुबई के आसमान में वायुसेना के चॉपर्स की गूंज सुनाई दी। आपको बता दें कि इस एयर शो में तेजस समेत कई दूसरे लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत से दुनिया को रूबरू कराया। वहीं इस एयर शो को देखने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन दो खिलाड़ियों से जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ राज्य बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। अनंतनाग की रहने वाली साहिबा और इर्तिका का सिलेक्शन राष्ट्रीय नेटबॉल की जूनियर टीम में हुआ था और ये टीम नेपाल गई थी इंडो नेपाल मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। वहां पर इन लड़कियों ने अपनी प्रतिभा से गोल्ड मेडल हासिल किया। इन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। इंडो नेपाल मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर अपने सपने को तो साकार किया ही है, जम्मू कश्मीर के बदलते माहौल में इनको अपना भविष्य भी उज्जवल दिखाई दे रहा है। गोल्ड मेडल तो लाए ही, तो हमें इससे ज्यादा और करना है, तो हाँ बहुत अच्छा ही करेंगे इससे आगे भी। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? हम यहाँ से तो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सीनियर में 2 और जूनियर में 3, और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे थे लाइक महाराष्ट्र, MP, UP और तेलंगाना, वो भी हमारे साथ टीम में। 7 से 9 नवंबर के बीच इंडो नेपाल मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल के पोखरा में हुआ था। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए देश भर से खिलाड़ियों का सिलेक्शन माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत किया गया था। अब गोल्ड मेडल जीतकर इन खिलाड़ियों की खुशी देखते ही बन रही है। और अपोजिट टीम में बांग्लादेश, भूटान और दूसरी टीम भी थी, नेपाल तो थी ही, बहुत ज्यादा स्ट्रांग टीम थी, बट फिर भी हमने लीड करके जीत हासिल की। हम आए अपने कश्मीर में गोल्ड मेडल लेकर। जूनियर लेवल के नेटबॉल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा से लोहा मनवाकर ये बेटियां अपने घर लौटी तो इनका जोरदार स्वागत किया गया और ये कामना की गई कि देश की ये बेटियां यूं ही मुल्क का नाम रोशन करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर रास्ते ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंजिलों की फितरत है, वे खुद चलकर नहीं आती हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। आपको बता दें कि जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। आज के लिए हमारे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात चाय पर चर्चा में। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।